हैं? वो हर काम करना चाहिए जिससे डर लगे। ठीक है, क्या होगा, बहुत ज्यादा डांटे जाओगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे इसके पहले? वनों का तो विनाश तो करा ले गए थे ना पर्याप्त। क्या क्या कारण थे विनाश के? और हेडिंग केवल बताओ, मुझे याद दिलाओ कि अंग्रेजों के समय में वनों का विनाश या डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ। तो हमने क्या बताया था कि एग्रीकल्चर का क्या हो रहा था, एक्सपेंशन हो रहा था। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन क्यों हो रहा था? क्योंकि अंग्रेज क्या चाहते थे कि जितना लैंड एरिया होगा उतना रेवेन्यू उनका ज्यादा होगा। तो वो कहते थे जंगल काट के इसको क्या करो, खेत बना दो या फील्ड बना दो, उसमें एग्रीकल्चर होगा, उस पे उन्हें क्या होगा, टैक्स मिलेगा। राइट। तो टैक्स ज्यादा मिले इस कारण से क्या हुआ, कृषि के विस्तार को प्रमोट किया गया। दूसरा क्या हुआ, रेलवे के विकास के कारण। और रेलवे के विकास के कारण कैसे, रेलवे कैसे प्रभावित करेगा इसको, रेलवे कैसे प्रभावित करेगा इसको? हाँ, रेलवे के जो स्लीपर्स होते थे वो क्या हैं, लकड़ियों से बनेंगे। स्लीपर्स का मतलब क्या है, जो इसी पे ऐसे होता है, लकड़ियां लगाई जाती, इसी पे पटरियां ऐसे बिछा दी जाती, इसी पे ट्रेन चलती है। तो ये क्या है, वुड है ना। अब अब तो पत्थर या कंक्रीट का बनाया जा रहा है, तो अब इसमें परिवर्तन आ चुका है। इसके लिए पेड़ काटे जा रहे थे। दूसरा, रेलवे में जो डिब्बे बनाए जाते थे उसमें भी बहुत सारी चीजें किसकी, लकड़ियों की लगाई जाती थी, उसके लिए काटा जा रहा था। दूसरा, पटरियां बनाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि हर प्लेस खाली, राइट। तो कई बार जंगल से रास्ता बनाना पड़ेगा, तो जंगलों को काटना पड़ेगा। और ऐसा तो है नहीं कि यहीं बस जितनी पटरी है इतनी दूर काटोगे, यहां तक थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अब जंगल में क्या हुआ कि कमरे से ज्यादा, जितना कमरा है उसका दोगुना खत्म करना है, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, कटाव होगा, बड़े पैमाने पर वनों को काटा जाएगा। तो रेलवे के विकास के कारण क्या हुआ, एक तो रेलवे जो नीड्स थी स्लीपर्स की, दूसरा पटरियां बिछाते समय जो काटा गया, तो इससे बहुत व्यापक पैमाने पर वृक्षों को काटा गया। तीसरा हमने क्या बताया था, माइनिंग, माइनिंग बताया था ना मैंने। माइनिंग से कैसे होगा, माइनिंग, माइनिंग हमने क्या बताया कि भारत में माइनिंग कहाँ ज्यादा हो रही थी, जिस एरिया में क्या है, फॉरेस्ट ज्यादा है। तो फॉरेस्ट कहाँ माइनिंग कहाँ होगी, कहाँ रिसोर्स ज्यादा है, इस एरिया में क्या था, लोहा और कोयला ज्यादा था। यानी कौन से राज्य हैं ये, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। राइट। यहां पर क्या है, यहां पर व्यापक पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि माइनिंग करनी थी। किसकी माइनिंग करनी थी, तो कोल माइनिंग करनी थी। और दूसरा आयरन, दूसरा क्या, आयरन। तीसरा हमने क्या बताया था कि एक तो कोल के लिए, कोल के लिए, दूसरा आयरन के लिए, तीसरा, अब कोल आयरन अगर यहां होगा तो हमने क्या बताया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसी एरिया में करना पड़ेगा हमें, औद्योगिकरण भी इसी एरिया में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, हम उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या बताया, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज्यादा हो जाएगा, तो जो उत्पादन होगा वो क्या होगा, कम होगा ना। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बढ़ गया, सपोज करो परिवहन की लागत अगर बढ़ गई, किराया बढ़ गया, तो जो उत्पादन होगा उससे जो होने वाला लाभ है वो कम हो जाएगा ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस एरिया में जहां पर आयरन है, कोल है, यहीं पर इंडस्ट्री लगा दो, तो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने क्या बताया कि 100 किलो हमें क्या चाहिए, कोल चाहिए, और 100 kg क्या चाहिए, आयरन चाहिए। ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, सपोज करो 20 किलो
क्या बना रहे हैं, लोहा बना रहे हैं। बात समझना। अब हमें सिर्फ 20 किलो को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यहां हमने बना लिया, यही माइंस थी, यहां से निकाला, यहां हमने बनाया, यहां 20 किलो ट्रांसपोर्ट करके हमें 20 केवल किलो ट्रांसपोर्ट करना पड़ा। और अगर हम यहां ले आते तो 100 किलो ये ले आते, दूसरा 100 किलो ये ले आते, तो कहीं ना कहीं क्या होता, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट हमारी बढ़ जाती ना, हमें 200 किलो का को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता। ऐसे में जहां ये रॉ मटेरियल पाया जा रहा वहीं पर इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया जाए, वहीं पर इंडस्ट्री डेवलप कर दिया जाए, वहीं लोहे से, कच्चे लोहे से, लोहा किस फॉर्म में होता, कच्चे लोहे के फॉर्म में होता, रॉ होता है ना वो, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के लिए कोयला चाहिए, पिघला के फिर हम किस में कन्वर्ट करेंगे उसको, लोहे में, मतलब जिससे इस्पात हम बनाते हैं। समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं इस एरिया में डिफॉरेस्टेशन क्या होगा, बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। किस लिए किया जाएगा, माइनिंग के लिए और इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, राइट। तो कौन कौन सी हेडिंग हो गई, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र का विस्तार, दूसरा रेलवे का विकास, तीसरा माइनिंग एंड इंडस्ट्री, चौथा शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग क्यों, जहाज निर्माण कौन करेगा, तो हम तो करेंगे नहीं, अंग्रेज कर रहे हैं। तो अंग्रेज क्या करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, वो क्या करेंगे, पेड़ों को कहां से काटेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों से या अंदर के भागों से काटेंगे, पोर्ट पर ले जाएंगे, और पोर्ट से कहां ले जाएंगे, ब्रिटेन लेकर चले जाएंगे। हमने कौन सा पोर्ट हमने कौन सा बताया था, उत्तराखंड में काठगोदाम, काठगोदाम स्टेशन, काठ का गोदाम, वहां लकड़ियां रखी जाती थी, स्टोर किया जाता, पहाड़ी क्षेत्रों से काट कर स्टोर किया जाता था, फिर रेलवे पर लादा जाता था, फिर पोर्ट पे ले जाते थे, और पोर्ट में ब्रिटेन, और वहां क्या होता था, वहां शिप्स बनाई जाती थी इनसे, राइट। तो जहाजों के निर्माण के लिए भी क्या हुआ, व्यापक पैमाने पर पेड़ काटे गए। और क्या बताया था, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जैसे चेन्नई शहर है सपोज करो यहां, तो जब अर्बनाइजेशन ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, शहरों की तरफ आएंगे। अब शहरों की तरफ लोग आएंगे, उन्हें क्या होगा, खाना बनाना है, तो खाना कैसे बनाएंगे, उस समय की तो गैस की व्यवस्था नहीं थी, सोलर एनर्जी नहीं थी, तो भोजन बनाने के लिए उन्हें किस चीज की जरूरत पड़ती थी, लकड़ियों की, राइट। तो शहर में जितना ज्यादा शहरीकरण होगा उतनी ज्यादा लकड़ियों की डिमांड बढ़ेगी ना, तो आसपास के रीजन से क्या होगा, जंगल काटे जाएंगे यहां लकड़ियों की सप्लाई के लिए, राइट। और कौन सी हेडिंग थी, हाँ, वार अगर हो रहा सपोज करो तब भी क्या होगा, जैसे वार, वर्ल्ड वार हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो उस समय क्या था, वर्ल्ड वार अगर होगा तो लकड़ी, सेना कहीं जाएगी, वहां खाना बनाएगी अपना, कि नहीं खाएगी वो, ऐसा तो है नहीं, लगातार लड़ाई चल रही, 4-4 साल तक लड़ाई चल रही है, तो सप्लाई चेन में लकड़ियों को की भी आपूर्ति की जाती थी। ये व्यवस्था नहीं थी कि इतने तुरंत ले जाके जो है गैस रख दिया और खाना बना लिया, ऐसा नहीं था। तो कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए भी जरूरत थी लकड़ियों की, टेंट लगाना था उसके लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ती थी। तो इस कारण से क्या हुआ, यहां डिफॉरेस्टेशन बृहद पैमाने पर भारत में किया गया, राइट। अप्रत्यक्ष प्रभाव एक और चीज का था, जैसे अंग्रेज आते थे, शिकार करते थे जानवरों का, खूंखार जानवरों का शिकार करते थे। अगर जंगल में खूंखार जानवर है, आपको पता चलेगा कि ये खा जाएगा हमको, शेर है सपोज करो ज्यादा मात्रा में, तो क्या जंगल में लकड़ी काटने जाओगे, सेफ रहेगा, तो जंगल बचे रहेंगे। अंग्रेज आए, अंग्रेज शिकार करने लगे, अंग्रेज क्या था कि इन जानवरों का शिकार कर लेंगे तो किसान बचे रहेंगे और सब बचे रहेंगे, मूड फ्रेश करने के लिए करते थे अपने शिकार, लेकिन बताते थे कि हम किसानों की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, ताकि फसलें ना बर्बाद हों, किसान ना परेशान हों। तो वो क्या करते थे, शिकार करने लगे। जानवरों का अगर शिकार होगा तो क्या जंगल बचे रह पाएंगे, नहीं बचे रहेंगे। उसके देखो कई कारण होते हैं,
अगर सोचो जंगल में शेर नहीं होगा या ऐसे जानवर जो केवल मांस खाते हैं, राइट, जो केवल मांस खाते हैं, अगर केवल मांस खाने वाले जानवर नहीं होंगे जंगल में, तो जो हर्बीवोरस है, जो घास खाते हैं, इनकी संख्या क्या होगी, बढ़ जाएगी और ये पूरे जंगल को खा जाएंगे, राइट। तो एक बैलेंस जो प्रकृति है उसने बैलेंस बनाया हुआ है। सपोज करो कोई चारागाह हो, बड़ा सा चारागाह है, क्या है, ग्रेजिंग लैंड है, ग्रेजिंग लैंड है, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे जानवर हैं, भेड़ बकरियां और तमाम तरह के जानवर हैं, हिरन, राइट, ऐसी प्रजातियां हैं। अब अगर यहाँ कोई ऐसा जानवर ना हो जो मांस खाता हो, जैसे लायन नहीं है, सपोज करो लायन या और जानवर नहीं है, तो क्या होगा, इन बकरियों या इन हर्बीवोरस की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि ये चारागाह में चारा बचेगा ही नहीं। तो कि क्या करेंगे, ये उसमें से हर दूसरे तीसरे दिन एक को गायब करते रहेंगे, तो क्या होगा, संतुलन बना रहेगा। ये प्रकृति ऐसे ही चलती है। मानव के पास बौद्धिक क्षमता थी, उसने फूड चेन से अपने आप को अलग कर लिया। क्या हम लोग उस फूड चेन का भाग हैं, नहीं है, कभी कभी गलती हो गए अलग बात है, लेकिन अब हम लोग क्या है, अलग हो गए हैं। अब हीरो बनने के चक्कर में जू में शेर के बाड़े में कूद जाओ तो किसकी गलती है। लेकिन क्या है, वो संतुलन मानव ने, एक किताब पढ़ोगे आप, सेपियंस नाम से किताब आई है, बहुत फेमस बुक है, इजराइल के एक लेखक हैं, उनकी किताब है, बहुत फेमस है ये। उन्होंने इस चीज के बारे में लिखा है, कॉग्निटिव रिवोल्यूशन नाम से, कि मानव के पास जब बौद्धिक क्षमता बढ़ी तो उसने क्या किया, फूड चेन से वो अलग हो गया। पहले मानव क्या था, शिकारी और संग्रह करता था, अब मानव के पास क्षमता बढ़ी तो फूड चेन से पहले वो क्या अलग हो गया, वो खेती करने लगा। पहले शिकारी था और संग्रह करता था, तो शिकार करोगे तो कभी शिकार हो जाओगे, सामान्य बात है। ऐसा थोड़ा ना कि शेर हर बार शिकार करने में सफल होता है, कभी वो भी शिकार बन जाता है, राइट। तो ये संतुलन जो है, संतुलन बनाने का काम कौन कर रहा है, ये जानवर करते हैं। इनका शिकार हो जाएगा तो क्या ग्रेजिंग लैंड बचेगा, क्या फॉरेस्ट बचेंगे। हम लोग सोचेंगे अरे काट दो पाड़, क्या दिक्कत है, पेड़ काटो, कोई है ही नहीं देखने वाला। ऐसे शेर के डर के कारण नहीं जाते वहां। तो बहुत सारे और भी कारण हैं जिसके कारण क्या हुआ, अब ये डायरेक्ट कारण नहीं है, इनडायरेक्ट रीजन है उसका, तो बहुत कारण हो सकते हैं इसके। इस तरह से क्या हुआ, भारत में वनों का विनाश हुआ। अब अगला इसमें देखो हेडिंग क्या है, एक वहीं पे प्लांटेशन क्रॉप होगी, दिखा देखो लास्ट में होगा, ये बागान है ना, बागान क्या होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप। इस चैप्टर में लास्ट में देखो, वनों का विनाश क्यों, इसके लास्ट हेडिंग क्या है, बागान क्या होते हैं, प्लांटेशन, मिला, प्लांटेशन लिखा है ना हेडिंग, बागान तुम्हारे में दिखा, देखो उसको पढ़ो पहले क्या लिखा है। प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन क्रॉपिंग क्या होती है, प्लांटेशन या बागान, बागान क्या है, क्या होते हैं मुझे बताओ। जैसे चाय बागान सुना है ना, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, और बहुत से हो सकते हैं इस तरह से, रबर प्लांटेशन। तो इसमें प्लांटेशन क्रॉप के साथ क्या है, प्लांटेशन इसमें क्या होगा, एरिया कैसा होना चाहिए इसमें,
एरिया, बहुत बड़े एरिया पे किया जाएगा। ये क्या है, बहुत बड़े एरिया पे किया जाएगा। और इसके साथ क्या चाहिए, इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए। इन्वेस्टमेंट, लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन, इसको क्या कहेंगे हिंदी में, श्रम गहन। इसको क्या कहेंगे, निवेश। एरिया, क्षेत्र, मतलब विस्तृत क्षेत्र में होगा। कैसे क्षेत्र में होगा, विस्तृत क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में होगा, विस्तृत, विस्तृत क्षेत्र में। ठीक है, ये किस क्षेत्र में होगा, विस्तृत क्षेत्र में होगा, वाइड एरिया में होगा ये। ठीक है, और खास बात इसकी क्या है, लेबर इंटेंसिव है, लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए, पूंजी इसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा चाहिए। क्योंकि अगर चाय बागान लगाना है तो चाय बागान लगाओगे तो क्या होगा, उसके लिए उसकी पत्तियां तोड़नी होती है। वो कैसे तोड़ा जाता है, लोग तोड़ते हैं ना। तो बहुत बड़े बड़े क्षेत्र, 1 किलोमीटर का चाय बागान है, अब सोचो इतना बड़ा चाय बागान होगा तो तोड़ने, पत्तियों को चुनने के लिए लोग चाहिए, तो लेबर इंटेंसिव होगा। और दूसरा, टेक्नोलॉजी भी इसके लिए चाहिए, टेक्नोलॉजी भी इसके लिए चाहिए। तो प्लांटेशन क्रॉप का विकास कब होगा भारत में, जब अंग्रेज आएंगे तो प्लांटेशन क्रॉप का क्या करेंगे, विकास करेंगे भारत में। ठीक है, इसमें लिखो थोड़ा सा, प्लांटेशन, बागान। लिखो, ए प्लांटेशन इज ए लार्ज स्केल फर्म, ए प्लांटेशन इज ए large scale firm that specialized in the production of, बागान एक बड़े पैमाने का क्षेत्र होता है specialized in the production of single crop, production of single crop usually for commercial purpose। बागान एक बड़े पैमाने का क्षेत्र होता है जो एक ही फसल के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है, जो एक ही फसल के उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है, आमतौर पर व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए। अब किसी के पास चाय की खेती है तो क्या चाय वो खुद बना के पी जाएगा, नहीं, जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, व्यवसायिक उपयोग करेगा, उसका कमर्शियल यूज करेगा। ठीक है, लिखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांटेशन, बागानों की अवधारणा, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लांटेशन originated during the colonial period, बागानों की अवधारणा औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई, औपनिवेशिक काल के दौरान शुरू हुई। The concept of plantation originated during the colonial period when European settlers established, when European settlers established large farm
इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। जब यूरोपीय लोगों ने उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े फार्म स्थापित किए। लिख लिया? सेटलर्स, FETTLERS, सेटलर्स इस्टेब्लिश लार्ज फार्म। लिख लिया? हिंदी में भी हो गया। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बड़े फार्म स्थापित किए। जब अंग्रेज आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर प्लांटेशन क्रॉप को क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो कॉफी की खेती शुरू होगी। आपको पता होगा कि कर्नाटक में कॉफी की खेती कब शुरू हुई, अंग्रेजों के आने के बाद। बाबा बुदन एक थे, उन्होंने बढ़ावा दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो वहां बाबा बुदन हिल्स पाई जाती, वहीं पर वो बसे, वहां पर प्लांटेशन इस तरह से करने लगे। तो जितने प्लांटेशन क्रॉप हैं भारत में, वो क्या होगा, अंग्रेजों के आने के बाद शुरू हुई। ठीक है, क्योंकि उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, पूंजी चाहिए। तो वहां पर पूंजी की क्या थी उन लोगों के पास, हमने क्या बताया कि वहां जब मूवमेंट चल रहा था, कौन सा, ब्रिटेन में या यूरोप में कौन सा मूवमेंट चल रहा था, समाजवादी आंदोलन, सोशलिस्ट मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस समय वहां पूंजी कैपिटल सुरक्षित नहीं थी, हमने बताया था ना। तो भारत में वो लोग कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, प्लांटेशन क्रॉप्स में, राइट। तो इस तरह की चीजें देखने को मिली हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन का क्या मतलब हुआ कि ग्लोब में जो रीजन है ना, ग्लोब में यहाँ 45 डिग्री तक मान के चलो, दोनों तरफ। ठीक है, तो इस एरिया में क्या है, ये लोग किसकी खेती करेंगे, प्लांटेशन क्रॉप को बढ़ावा देंगे। लिखो, दीज फार्म्स वेर यूज्ड टू ग्रो इन फार्मों में किसकी खेती करेंगे, तो लिखो चाय, कॉफी। These farms were used to grow crops such as tea, coffee, rubber, tea, coffee, rubber for trade and export, for trade and export। इन फर्मों में चाय, कॉफी, रबर आदि फसलें उगाई जाती थीं। इनका उपयोग व्यापार और निर्यात के लिए होता था। आगे लिखो, द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लांटेशन, बागानों का मुख्य उद्देश्य, बागानों का मुख्य उद्देश्य बिक्री और निर्यात के लिए किसी विशेष फसल। द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लांटेशन इज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉप फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट। प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक क्रॉप फॉर सेल एंड एक्सपोर्ट। बागानों का मुख्य उद्देश्य बिक्री और निर्यात के लिए किसी विशेष फसल का बड़ी मात्रा में उत्पादन करना है।
एंड एक्सपोर्ट। देखो, इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग, बागान सिर्फ एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है। इट इज कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग requiring significant investment in infrastructure, requiring significant investment in infrastructure। बागान सिर्फ एक प्रकार की व्यावसायिक खेती है जहां एक ही फसल को, सॉरी क्या लिखा, हिंदी में क्या लिखा, क्या, हाँ लिखो, व्यावसायिक कृषि है जहां पूंजी की सहायता से, जहां पूंजी तथा बुनियादी ढांचे, उपकरण, पूंजी, बुनियादी ढांचे, उपकरण और श्रम में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती। इंटेंसिव फार्मिंग रिक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट एंड लेबर। निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसकी अलग अलग चुनौतियां अपनी हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो, दार्जिलिंग में क्या है, चाय। दार्जिलिंग असम में क्या है, चाय। केरला में रबर, कर्नाटक में कॉफी। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखो, लेबर इंटेंसिव है, हमने क्या बताया, लेबर इंटेंसिव है ना, क्या हुआ, ये कैसा है, लेबर इंटेंसिव है। अगर लेबर इंटेंसिव होगा तो यहाँ क्या होगा कि जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग थे उनसे क्या कराया जाता था, उनसे काम करा लिया जाता था लेकिन पैसे नहीं दिए जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन यहाँ भी बहुत हो रहा था भारतीयों का। और खासकर यही नहीं हो रहा था, अंग्रेज क्या करते थे, यहाँ के लोगों को अन्य देशों में ले जाते थे प्लांटेशन एग्रीकल्चर कराने के लिए। और हमारे यहाँ क्या धारणा थी कि जिसने एक बार समुद्र पार कर लिया उसकी प्योरिटी खत्म हो गई, हाँ धर्म भ्रष्ट हो गया उसका, इस तरह का कॉन्सेप्ट था। तो अंग्रेज क्या करते थे, जबरदस्ती ले जाते थे यहाँ पे लोगों को, अलग अलग देशों में ले जाते थे, वहां पर खेती कराने के लिए लेबर के रूप में इनका यूज करते थे। तो यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन क्या था, बड़े पैमाने पर देखा गया। दूसरा क्या हुआ कि इनको विकसित करने के लिए, बागान एग्रीकल्चर को विकसित करने के लिए डिफॉरेस्टेशन बड़े पैमाने पर होगा। तो ये क्या थी, ये उस समय बहुत सारी चुनौतियां उभर कर वहां आ रही थी। लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, राइट। तो वो लाभ के लिए काम कर रहे हैं, तो लाभ के लिए काम कर रहे हैं तो वो क्या चाहेंगे कि लेबर कास्ट क्या हो, बहुत कम हो। तो ऐसे में लेबर कास्ट अगर कम होगी, या सपोज करो काम करा लिया, इनको जाने भी नहीं दे रहे हैं, काम भी करवा ले, इनको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, इन्हें तुम जा भी नहीं सकते हो यहाँ से, और पैसा भी नहीं दे रहे हैं लेकिन काम करवा रहे हैं। तो इस तरह का एक्सप्लॉयटेशन क्या हुआ, बहुत बढ़ा। और खासकर ट्राइबल्स थे, जो जनजातियां थी, उनका एक्सप्लॉयटेशन
ज्यादा हुआ। धीरे धीरे ये सारी चीजें जब बढ़ती जाएंगी तो कहीं ना कहीं यही चीजें रिवोल्ट का रूप ले लेंगी। और उसके बाद उनसे कहोगे कि जंगल छोड़ दो, जंगल में अब टैक्स लगेगा। जो उनका परंपरागत अधिकार था, ट्रेडिशनल राइट उनका था, उसी जंगल पे उनकी जीविका चलती थी, उस पे भी आप टैक्स लेने लगोगे तो कहीं ना कहीं ट्राइबल रिवोल्ट क्या होंगे, बढ़ेंगे। उस पर अभी हम आगे और बात करेंगे। अगला चैप्टर क्या है? व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। तो व्यवसायिक वानिकी चैप्टर का नाम है व्यवसायिक वानिकी की शुरुआत। तो व्यवसायिक वानिकी कब शुरू होगी? हम पृष्ठभूमि में इसके बहुत सारी चीजों को बता चुके हैं। ठीक है, उस दिन जब हम बात कर रहे थे कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ये लाइन में जो किताब में आपके बना है कि ऐसे रो में क्या हुआ है, रो में प्लांट लगाए जा रहे हैं, एक कतार ये है, एक कतार ये है, एक कतार ये, इस तरह है ना। तो लाइन में क्या किया जा रहा है, ऐसे प्लांट लगाए जा रहे हैं। अगर इस तरह से प्लांट लगाए जाएंगे तो ये क्या होगा, एक होता है देखो वेजिटेशन का ग्रोथ, एक तो प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप होता है, राइट, नेचुरल तरीके से होता है, और एक होता है कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल में हम लोग क्या करते हैं कि एक प्लांट हमने चुना, हमने पॉपुलर चुन लिया, हमने सागौन चुन लिया, और हम लाइन से उसको लगाते चले गए। तो ये क्या है, कॉमर्शियल पर्पज है ना। और दूसरा जो प्राकृतिक दशाओं के अनुरूप ग्रो होता है, राइट, नेचुरल कंडीशन में जो ग्रो होता है, तो वहां क्या होगा, यहाँ एक प्लांट है, ये मोनोकल्चर है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये मोनोकल्चर है। और वहां क्या होगा, उसमें क्या होता था, जो नेचुरल तरीके से ग्रो करता है प्लांट, उसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के पौधे होंगे, इसी में घासें भी होंगी, पेड़ भी होंगे, वो भी अलग अलग तरह के पेड़ होंगे। तो डाइवर्सिटी किसमें ज्यादा होगी, इसमें कि इसमें? इसमें नेचुरल टाइप में डाइवर्सिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। यहाँ क्या है, एक ही तरह के पेड़ हैं, और यहाँ कई तरह के पेड़ हैं एक साथ ग्रो कर रहे हैं, राइट। संघर्ष हो रहा है उसमें भी, उसमें कुछ सीड नीचे जर्मिनेट कर रहे हैं, ऊपर वाला कह रहा हम तुम्हें धूप ही नहीं आने देंगे, तुम बढ़ोगे कैसे, वहां भी संघर्ष है। ठीक है, तो कुछ जिद्दी प्लांट होते हैं, कहते हैं हम बढ़ेंगे, हम कहेंगे हम तुमको पकड़ के चढ़ जाएंगे, राइट। तो एपिफाइट्स होते हैं, आर्किड्स होते हैं, ठीक है, लाइनास होते हैं। तो आप अलग अलग तरह के प्लांट वहां देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्लांट होते हैं ना, दूसरे प्लांट को पकड़ के चढ़ जाते हैं ऊपर, तो हमारी धूप रोक पाओगे। तो नेचुरल कंडीशन में क्या है, अलग अलग तरह से विकसित हुए हैं, तो उनका ग्रोथ क्या होगा, होगा। तो यहाँ डाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा पाई जाएगी। तो अंग्रेज आएंगे तो इसको क्या करेंगे, कॉमर्शियल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, लकड़ियां चाहिए बहुत बड़ी मात्रा में, एक्सप्लॉइट करना है उन्हें ना। तो वो क्या करेंगे, कहेंगे इस जंगल को काटो, इसकी आर्थिक उपयोगिता उतनी नहीं है, राइट, इकोनॉमिक यूटिलिटी इसकी क्या है, उतनी नहीं है। किसकी यूटिलिटी है, इसकी। एक रो हमने काट लिया यहां पर ऐसे पूरा, ट्रांसपोर्टेशन करना आसान, एक ही तरह की लकड़ी एक पर्पज के लिए यूज हो सकती। और यहाँ क्या होगा, एक प्लांट तुम्हें यहां मिला अपने काम का, एक प्लांट यहां मिला, और यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी। अब यहां से क्या निकालना आसान है प्लांट को, नहीं, यहां हमने एक रो काटा, इसको आराम से निकाल लिया यहां से। यहाँ प्रॉपरली विकसित हुआ है ना। आप बीच में गाड़ी लेके चला रहे हो, यहाँ पर बाइक चला रहे हो, दोनों तरफ से प्लांट लगे हुए हैं, तो यहाँ एक्सप्लॉइट करना क्या होगा, आसान हो जाएगा। और उसी के लिए इसको विकसित किया गया। तो अंग्रेज क्या कहेंगे, इसको काटो, इसको खत्म करो, इस पैटर्न पर विकसित करो। तो इसके लिए क्या होगा, जंगल बड़े पैमाने पर काटे जाएंगे। तो प्लांटेशन तो उन लोगों ने किया, लेकिन अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया, राइट। लिखो चैप्टर की हेडिंग।
क्या लिखोगे, इनिशिएशन लिख लो आप कमर्शियल फॉरेस्ट्री। एनसीईआरटी नहीं लाया, कहाँ है? आप लिखो इनिशिएशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। लिखो द ब्रिटिश इस्टेब्लिश्ड, लिखो अंग्रेजों ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अंग्रेजों ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए सन 1864 में द ब्रिटिश established the Indian Forest Department in 1854 to manage forest scientifically, to manage forest scientifically. Indian Forest Department in 1864 to manage forest scientifically. अंग्रेजों ने वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए सन 1864 में भारतीय वन विभाग की स्थापना की। क्या किया गया? एक वन विभाग बनाया गया, एक अलग विभाग बनाया गया। क्या रखा गया नाम? वन विभाग। कब बनाया गया? 1864 में। लिखो इन 1865 द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड। सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया। In 1865 the Indian Forest Act was passed, giving the government complete control over forests. सन 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ, लिखा, जिससे सरकार को जंगलों पर पूरा अधिकार मिल गया। एक और लिखो, इसमें एक जर्मन एक्सपर्ट थे। लिखो जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस। जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच, स्पेलिंग लिखो DIETRICH, डाइट्रिच ब्रांडिस BRANDIS। डाइट्रिच लिख पाओगे कि नहीं? डाइट्रिच तुमने लिखा डाइट्रिच ब्रांडिस को भारत में वैज्ञानिक वानिकी शुरू करने के लिए लाया गया। जर्मन एक्सपर्ट डाइट्रिच ब्रांडिस was brought to introduce साइंटिफिक फॉरेस्ट्री इन इंडिया। इनको जो है अपॉइंट किया गया कि भारत में क्या करना है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को शुरू करना है। किसको शुरू करना है? साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को शुरू करना है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का क्या मतलब है? जिसका क्या हो, कमर्शियल यूज किया जा सके फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट एरिया भी बढ़े और उनका साइंटिफिक यूज किया जा सके। लिखो फॉरेस्ट बेयर
फीन एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब जंगलों को समुदाय की धरोहर नहीं, समुदाय की धरोहर नहीं, फॉरेस्ट बेयर फीन एज ए सोर्स ऑफ रेवेन्यू रेदर देन ए कम्युनिटी रिसोर्स, रेदर देन ए कम्युनिटी रिसोर्स। अब जंगलों को समुदाय की धरोहर नहीं बल्कि सरकार की कमाई का जरिया माना जाने लगा। The main goal was to produce timber for railway, सॉरी इसको लिखा कमाई का जरिया माने जाने लगा, लिख लिया ना। The main goal was to produce timber, इसका मुख्य उद्देश्य रेलवे लाइनों के लिए लकड़ी, और जहाज बनाने के लिए लकड़ी उपलब्ध कराना। द मेन गोल वाज टू प्रोड्यूस टिम्बर फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। स्लीपर्स एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज एंड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो इसी में एक हेडिंग होगी कि लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ इससे, राइट। इसी में अगले चैप्टर, इसी चैप्टर में क्या है, लोगों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस नियम का, लोगों का की लाइफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। चैप्टर में देखो हेडिंग है ना, हम्म अभी तुम वही हो। भारत में वैज्ञानिक वानिकी मतलब साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वैज्ञानिक वानिकी शुरू करने के लिए लाया गया था, यही साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब लिखो द न्यू फॉरेस्ट लॉज कंप्लीटली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। द न्यू फॉरेस्ट लॉज, नए वन कानूनों ने जंगलों पर निर्भर रहने वाले नए वन कानूनों ने जंगलों पर निर्भर रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। द न्यू फॉरेस्ट लॉज कंप्लीटली चेंज्ड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज। राइट, लिखो देयर ट्रेडिशनल राइट, देयर ट्रेडिशनल राइट, लिखो जलाने की लकड़ी, फल फूल लाने और पशुओं को चराने। देयर ट्रेडिशनल राइट टू कलेक्ट फायरवुड, फ्रूट्स एंड कैटल ग्रेजिंग
बेयर एबोलिस्ट, जलाने की लकड़ी फल फूल लाने और फ्रूट्स एंड कैटल ग्रेजिंग बेयर एबोलिस्ट, और जानवरों को चराने के उनके पारंपरिक अधिकार छीन लिए गए। तो क्या किया गया कि अब लकड़ी आप जंगल से नहीं काट सकते हो। सोचो कितना बड़ा थ्रेट होगा कि आप लकड़ी जंगल से अब नहीं काट सकते हो। वो लोग क्या करते थे, और ऐसे नहीं काट, भारत में जो लकड़ी काटने की परंपरा थी वो बड़ी साइंटिफिक थी। जंगल में जाते थे, वो क्या करते थे, सूखी लकड़ियां काटते थे, उनकी टहनियां काटते थे, पूरे प्लांट को नहीं काटते थे। ठीक है, बड़ा सस्टेनेबल प्रैक्टिस थी, वनों को उससे नुकसान भी नहीं होता था, जंगलों की साफ सफाई भी हो जाती थी, जिससे आग लगने की घटनाएं कम हो जाती थी। अब बताओ, सूखी लकड़ी अगर जंगल में है तो आग जल्दी लगेगी ना। तो ऐसे लकड़ी कोई उठा ले रहा, पत्तों को कोई उठा ले रहा, सूखी लकड़ियां कोई तोड़ रहा है, राइट। तो जंगल में आग लगने की घटनाएं क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो वो जो भारतीय प्रैक्टिस यूज करते हैं वो साइंटिफिक प्रैक्टिस थी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अलग काम कर रहे हैं ना उसमें। ये कह रहे नहीं, अब नहीं यूज कर सकते हो, अब तुम पशुओं को यहाँ चरा नहीं सकते हो। तो पशुओं को चराने कहाँ जाएंगे। एक तो जंगल उनके लिए क्या था, जल जंगल और जमीन। उनका संघर्ष कैसा है, ट्राइब्स का, जल जंगल और जमीन। वहां उनका क्या था, कम्युनिटी राइट था, एक व्यक्ति का नहीं था, उस समुदाय का अधिकार था। और ऐसे में उस समुदाय के अधिकार को क्या किया गया, छीन लिया गया। क्या कर रहे हो तुम, मोबाइल देख रहे हो, अच्छा चैप्टर सुन रहे हो ना ध्यान से, दिमाग यही है ना, उसको देखते रहो लेकिन दिमाग यहाँ रहे। ऐसा ना हो कि कहीं खुला हुआ है दिमाग कहीं और। ठीक है, क्या बता रहे थे, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। हाँ, जल जंगल और जमीन, तो उनका क्या था, कम्युनिटी राइट था ट्राइब्स का। अब इन लोग अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि अब तुम यहाँ फल नहीं तोड़ सकते हो, यहाँ जो हनी वो निकालते हैं ना, वो नहीं, शहद नहीं निकाल सकते हो। उस पे क्या किया, टैक्स लगा दिया। तमाम तरह की वो जड़ी बूटियां जंगलों से ढूंढ के लाते थे, उनका ट्रेडिशनल नॉलेज था, उसको बेचते थे। अब आप वो नहीं कर सकते हो, आप चारागाह के रूप में उसको चरा नहीं सकते हो, उस पे टैक्स है। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सब पृष्ठभूमि तैयार करेंगे ट्राइबल रिवोल्ट के लिए। हाँ, ये सब ब्रिटिशर्स ने नियम बनाए थे ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, एक सेंटिमेंट विकसित कर रहे हैं अपने खिलाफ। उन्हें क्या लगेगा कि सारी समस्याओं की जड़ यही अंग्रेज हैं। ऐसे भारत में जो एग्रीकल्चर के किसान हैं, किसानों को यही लगने लगेगा, जो दस्तकार हैं, जो कपड़ा वपड़ा बुनते हैं, उनको यही लगने लगेगा, जो ट्राइब्स हैं उनको यही लगने लगेगा। और जब सबको लगने लगेगा तो क्या होगा, विद्रोह हो जाएगा, राइट। सबके हित क्या थे, अलग अलग थे वहां, लेकिन कहीं ना कहीं सबके केंद्र में कौन था, अंग्रेज। आगे लिखो इसमें, villagers were often forced to work for free. Villagers were often forced to work for free. ग्रामीणों को अक्सर बेगार बेगार में वन विभाग के लिए बिना पैसे के काम करने को मजबूर किया जाता था। विलेजर्स वेयर ऑफन फोर्स टू वर्क फॉर फ्री, ब्रैकेट में बेगार लिख लेना, BEGAR बेगार, ब्रैकेट क्लोज, फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे जंगल के बगल कोई गांव है तो जंगल
गांव के लोगों को जो अधिकारी थे वन विभाग के, ये क्या करते थे, फ्री में काम कराते थे जंगलों में। जैसे लकड़ी काटनी है तो आओ चलो, कहते ना गांव में कि चलो थोड़ा पकड़ लो, सपोर्ट कर दो, तो ऐसे ले जाते थे। गांव में क्या था, गांव में एक कम्युनिटी फीलिंग होती है कि नहीं, हम सहायता नहीं करेंगे तो हमारी सहायता कौन करेगा। गांव में एक भावना, इमोशनल टच से लोग जुड़े होते हैं ना, तो इसलिए गांव में जाते हैं काम करने। किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा, जरूरत पड़ेगी, तो लोग जाते हैं इस तरह पे। हमारे यहाँ छप्पर उठाने लोग पहले जाते थे, होता था गांव में ना, तो ये मतलब बड़ा अच्छा लगता था लोगों को, ये काम करना सबके यहाँ बहुत अच्छा लगता था। तो ये क्या है, ये वहां की सोसाइटी इस तरह से विकसित हुई है, वो एक दूसरे की सहायता करती है, इस तरह से ग्रो करती है। और वो क्या कर रहे हैं, वो बाहरी हैं, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो तुम्हारे यहाँ छप्पर उठाने नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें उनके यहाँ जाना है। मतलब छप्पर उठाने का मतलब जंगल में लकड़ी या फिर कुछ भी काम हो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले गांव के लोगों को पकड़ ले जाते थे, वहां काम कराते थे दिन भर, कहते अब जाओ, पैसे भी नहीं देते थे। तो ये भी क्या होगा, ऐसी भावना क्या करेगी, विद्रोह को जन्म देगी। तो 1857 की क्रांति हुई हो, या आप देखेंगे कि जो पीजेंट्स रिवोल्ट है, किसानों का जो विद्रोह है, ट्राइबल जो रिवोल्ट है, सबके केंद्र में क्या है, यही यही सारे कानून हैं। ठीक है, लिखो। मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज were displaced from their ancestral lands without any compensation। कई आदिवासी समुदायों को बिना कोई मुआवजा दिए, many tribal communities were displaced from their ancestral lands without any compensation। लिख लिया। ancestral lands without any compensation। कई आदिवासी समुदायों को बिना कोई मुआवजा दिए उनकी पुश्तैनी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। कंपनसेशन, विदाउट एनी कंपनसेशन। तो पुश्तैनी जमीन, जैसे जंगल में रह रहे हैं तो वहां सपोज करो माइनिंग होने लगी या कोई भी एक्टिविटी है, उसके द्वारा क्या हुआ, इनको वहां से भगा दिया गया जंगलों से। ठीक है, या सपोज करो उस जंगल को काट के इन्हें प्लांटेशन क्रॉप लगाना है, तो वहां उनकी मान्यताएं होती, उनके जो स्थानीय, हाँ जो स्थानीय उनकी मान्यताएं हैं, लोकल लेवल पर जो उनके बिलीफ्स हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, यहाँ टूटने लगते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, इनका कल्चरल डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे हम लोग क्लास में हैं, हम लोग सपोज करो एक गांव के हैं, तो एक गांव का कल्चर अलग होगा ना, और हमसे कहा जाए नहीं यहाँ छोड़ के तुम 4 लोग वहां चले जाओ, 4 लोग वहां, तो क्या होगा, हम लोगों की जो वैल्यूज हैं, जो हम लोगों के यहाँ बिलीफ सिस्टम है, वो क्या होगा, ब्रेक होगा ना, अलग प्लेस पर चले गए। क्या अब हम वो चीजें मान पाएंगे उस पैमाने पर। हमारे स्थानीय देवता होते हैं, हम उनकी पूजा करते थे, लेकिन अब अगर प्लेस चेंज हो जाएगा तो हमारी मान्यताएं क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी ना। तो ऐसे क्या हुआ कि इनको डिस्प्लेस किया गया, और डिस्प्लेस कर दिया गया तो इन्हें कोई उसका कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। और अगर कंपनसेशन नहीं दोगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। और दूसरी बात, ये अभी तक क्या कर रहे थे, जंगल के उत्पादों पर इनकी निर्भरता थी। वहां से ये जाते थे, जड़ी बूटियों को एकत्र करते थे, फिर उसको सेल करते थे। वो इनके आजीविका का क्या था, जंगल साधन था। लकड़ियां वहां से निकाल के लाते थे, उसको बेचते थे, वो भी क्या था, साधन था। वहां से बहुत सारे
जंगल के उत्पाद ले आते थे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले आते थे, उसको सेल करते थे, वो साधन था। वहां पे फ्रूट्स ले आते थे, उसको सेल करते थे, वो भी लाइवलीहुड का सोर्स था उनके लिए। अब जब इस तरह से चीजें बिगड़ेंगी तो क्या होगा, वो रिवोल्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे। उनकी आजीविका लाइवलीहुड क्या हो गई, चली गई। नए प्लेस पे गए तो क्या हुआ, उन्हें और कोई काम नहीं आता, तो क्या वो बेहतर तरीके से जीवन सरवाइव कर पाएंगे, तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें हुई, ठीक है। ऐसा नहीं उसी समय हुई, आज भी ये चीजें कुछ हद तक बनी हैं। देखो, दे लास्ट बोथ देयर लाइवलीहुड एंड कल्चरल आइडेंटिटी, दे लास्ट बोथ देयर लाइवलीहुड एंड देयर कल्चरल आइडेंटिटी। उनकी रोजी रोटी भी छिन गई और सांस्कृतिक पहचान भी मिट गई। अब देखो आगे, अब अगला अगला है यहाँ कि अगर फॉरेस्ट को रेगुलेट किया जाएगा तो उससे एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगली हेडिंग क्या है, बुक में देखो, इसको पढ़ना है, बुक जो है जाके पढ़ना है। हाँ, तो वनों के नियमन से मतलब फॉरेस्ट के रेगुलेशन से क्या हुआ, एग्रीकल्चर पर क्या प्रभाव पड़ा। इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर फ्रॉम फॉरेस्ट रेगुलेशन, वनों के नियमन से खेती कैसे प्रभावित होगी। देखो, अंग्रेजों ने जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती पर रोक लगा दी। द ब्रिटिश बैंड द ब्रिटिश बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कामा आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, JHUM, बैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, कामा practiced where by tribal, practiced by tribal। अंग्रेजों ने जनजातियों द्वारा की जाने वाली झूम खेती पर रोक लगा दी। practiced by tribals। अंग्रेजों ने क्या किया कि अब तुम झूम खेती नहीं करोगे। झूम खेती के बारे में बताया था ना, क्या बताया था, बताओ झूम खेती क्या होती है। अब ऐसा ना करना कि जो सर झूम झूम के खेती करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। हम्म, अब देखो वो क्या मानते हैं कि पहले क्या करते थे, जंगलों को काटेंगे फिर वहां छोड़ देंगे, जब वो सूख जाएगा, उसकी पत्तियां सूख जाएंगी, तो क्या करेंगे, उसमें आग लगा देंगे। वो क्या होगा, इसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। स्लैश कर्तन दहन प्रणाली, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहा जाता है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में, कहीं इसको रे कहा जाएगा, कहीं लदांग, कहीं चेन्ना, कहीं कुमारी, अलग अलग क्षेत्रों में क्या है, अलग अलग नाम है, ठीक है। तो इसकी लिस्ट बना लेना है, बुक में तुम्हारे दिया है अलग अलग क्षेत्रों में, तो इसकी लिस्ट बना के तुम्हें याद करके आना है। कल मैं पूछूंगा कहाँ क्या है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, ये प्री में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसको क्या करना है, तुम्हें याद करके आना है कहाँ कौन सा है। अब तुम बुक ले लो, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, वहीं पर क्या करेंगे, उसको जला देंगे। वहां पर कुछ दिन ये लोग खेती करते हैं,
फिर कुछ दिन बाद क्या करेंगे, जब उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, फिर नए प्लेस को काटेंगे, वहां जलाएंगे और वहां खेती करने लगेंगे। और धीरे धीरे इस पुराना जो प्लेस था उस पे क्या होगा, उस पे पुराने प्लेस पर क्या होगा, फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होगा, ग्रो करने लगेगा, राइट। तो इस तरह का ये सिस्टम होता है। ये सस्टेनेबल सिस्टम इसलिए है क्योंकि यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता है, यहाँ केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज किया जाता, यहाँ इंसेक्टिसाइड नहीं यूज किया जाता है, राइट। और यहाँ पर मोनोकल्चर नहीं किया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक खेत होगा उसमें क्या करेंगे, कई फसलें उगाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहेगी। केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करेंगे तो जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन नहीं होगा। इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करते हैं, तो एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। लेकिन जला काटने और जलाने के कारण क्या है, इसको विभिन्न क्षेत्रों में बैन कर दिया जाता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में क्या होगा, बैन कर दिया जाए। लिखो इसमें, दे बिलीव्ड झूम फार्मिंग डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। उनका मानना था, उनका मतलब कौन, अंग्रेजों का। उनका मानना था कि झूम खेती से जंगल नष्ट होते हैं। उनका मानना था कि झूम खेती से जंगल नष्ट होते हैं। दे बिलीव्ड झूम फार्मिंग डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। हम्म, जबकि क्या है, उनका मानना था कि झूम खेती से जंगल क्या होते हैं, नष्ट होते हैं। तो जंगल तो नष्ट होते हैं, सही बात है, पोल्यूशन भी होगा। लेकिन क्या है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज कर रहे हैं। वो जब जलाते हैं तो पत्तियां जब जलती हैं तो पोटास का कंटेंट हो गया, तमाम सारे कंटेंट क्या होते हैं पत्तियों के जलने से उसमें मिक्स हो जाते हैं सॉयल में। तो सॉयल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो पता नहीं ये सब हो सकता ना पता रहा हो उन लोगों को उस समय। लेकिन क्या है, जब जलाओगे तो क्या होगा, पोल्यूशन होगा, जलाने से पोल्यूशन होगा। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया था, इसको बंद कर दिया था। अब क्या होगा कि उनकी आजीविका क्या हो गई, अभी वो खेती करते हैं, क्या खेती कर पाएंगे, खेती नहीं कर पाएंगे, तब भी नाराजगी क्या होगी उनकी, बढ़ेगी अंग्रेजों से। देखो, दिस फोर्स्ड डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। दे बिलीव झूम फार्मिंग डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। उनका मानना था कि झूम खेती से जंगल नष्ट होते हैं, बस इतना। अब जब ये बंद होगा तो लिखो, दिस फोर्स्ड ट्राइबल्स टू सेटल परमानेंटली इन वन प्लेस। इस वजह से आदिवासियों को एक ही जगह बसना पड़ा। दिस फोर्स्ड ट्राइबल्स टू सेटल परमानेंटली इन वन प्लेस। अभी ये क्या करते थे, एक प्लेस पे कुछ दिन खेती करेंगे, वहां रहेंगे, फिर कुछ दिन बाद वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, अलग क्षेत्र पर करेंगे। तो इस कारण से इनमें क्या होता था, विस्थापन होता रहता था। अब अंग्रेजों ने कहा नहीं, तुम्हें खेती करनी ही नहीं, तो क्या होगा, ये परमानेंटली एक जगह पे क्या करेंगे, रहने लगेंगे। दिस फोर्स ट्राइबल टू सेटल परमानेंटली इन वन प्लेस, disrupting their comma disrupting their traditional lifestyle, disrupting their traditional lifestyle। इस वजह से आदिवासियों को एक ही जगह बसना पड़ा, जिससे उनकी पारंपरिक जीवन शैली नष्ट हो गई।
देखो, फार्मर्स वेयर forced to grow cash crop like indigo, cotton and jute for British industries। किसानों को अंग्रेजों के कारखानों के लिए नील, कपास, पटसन जैसी नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। फार्मर वेयर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन एंड जूट फॉर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। पटसन जैसे नकदी फसलें उगाने पर मजबूर किया गया। लिखा? तो क्या हुआ, किसानों के साथ क्या कर रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं कि नहीं तुम इंडिगो उगाओ, नील की खेती करो। किसान कह रहा हम नील खाएंगे थोड़ा ना, तो कह रहे नहीं कुछ नहीं, हम नहीं जानते, तुम नील की खेती करो। तो क्या करने लगे, करने लगे। जैसे बिहार में 3 कठिया पद्धति आई, कि मतलब जैसे 3/20 भाग पर क्या करना है, आपको नील की खेती ही करनी। चंपारण, जो गांधी जी चंपारण में जाएंगे बाद में, देखोगे हिस्ट्री में डिटेल में इसको पढ़ोगे, तो वहां पर क्या किया गया, लोगों को मजबूर किया गया तुम्हें नील की खेती करनी, तुम्हें काटन उगाना है, तुम्हें जूट उगाना है। तो जूट उगाएंगे, काटन उगाएंगे, तो वो जो रॉ मटेरियल होगा कहाँ चला जाएगा, ब्रिटेन चला जाएगा। वहां उनके इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा, भारत में सेल होगा। तो सारी व्यवस्था क्या की थी उन्होंने, अपने अनुकूल बना रखी थी। ठीक है, इससे किसान खुश होगा कि नाराज होगा? अगर सपोज करो खाने की क्राइसिस हो जाएगी तो क्या होगा, भूखमरी आएगी। भूखमरी आएगी मतलब माल न्यूट्रिशन, ठीक है, एक्सट्रीम हंगर सिचुएशन उत्पन्न होगी। इसमें क्या होगा, हाँ यही बेचते थे, कपड़ा खरीदोगे ना, पहनना है तो खरीदोगे। तो वो कह रहे हैं कि नहीं कपड़ा हम बेचेंगे, तो वो अपने सामान के लिए बाजार भी यही, बाजार, बाजार समझ रहे हो ना, वो जो बनाएंगे इंडस्ट्री में उसको कहाँ बेचेंगे, तो जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो पॉपुलेशन कहाँ थी, यहाँ थी, तो यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और फिर इसको अपने यहाँ बनाते थे और फिर यहाँ यहीं पर लाके बेचते थे उसको, तो दुगना लाभ होता था। जो रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं वो बहुत सस्ते में ले जा रहे हैं, यहाँ से एक्सप्लॉइट करके ले जा रहे हैं, और वहां से निर्मित उत्पाद जो ला रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो ला रहे हैं, वो कैसा है, वो सामान है ना, तो उसको यहाँ सेल करेंगे मार्केट के रूप में। अगर भारत में कोई व्यक्ति बनाता तो भारतीय को लाभ होता, लेकिन यहाँ क्या है, लाभ हर स्तर पर उन्हीं को है। राइट, तो किसानों का क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होगा। देखो, इससे उनके पास अपने परिवार के लिए अनाज उगाने की जमीन कम बच गई। दिस लेफ्ट लैंड फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स फॉर ग्रोइंग फूड ग्रेन्स फॉर देयर ओन फैमिलीज। इससे उनके पास अपने परिवार के लिए अनाज उगाने की जमीन कम बच गई। अब क्या होगा, अकाल, जब फैमाइन आएगा तो क्या होगा, इससे क्या होगा, फैमाइन आएगा, अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा भारत में, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि जो है मानसून का क्या है, जुआ है। मतलब ये मानसून पर निर्भर है, मानसून अच्छा होगा तो फसल अच्छी होगी, मानसून नहीं अच्छा होगा तो फसल
खराब हो जाएगी। मान लो मानसून खराब हो गया तो क्या होगा, इनके लिए खाने की क्राइसिस हो जाएगी। देखो, ड्यूरिंग फेमाइन्स during famine peoples had no forest to depend on for food and shelter। अकाल के समय लोगों के पास खाने और रहने के लिए जंगलों का सहारा भी नहीं बचा। खाने और रहने के लिए जंगलों का सहारा भी नहीं बचा था। ठीक है, क्या कर people had no forest to depend on for food and shelter। खाने और रहने के लिए जंगलों का सहारा भी नहीं बचा था। ये पहले क्या था कि चलो अगर फैमाइन है तो क्या होगा, जंगल के उत्पादों से किसी तरह से काम चलेगा। जंगल में क्या है, फल है, फूल है, तमाम तरह के और उत्पाद हैं वहां पर, पत्तियां हैं, तमाम तरह के जैसे जो बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं ना वन के प्रोडक्ट से, तो वो भी नहीं बचा है। ऐसे में क्या होगा, अगर एग्रीकल्चर से कुछ नहीं मिल रहा तो जंगल क्या था, अल्टीमेट सोर्स था जिससे लोग सरवाइव कर सकते थे। तो वहां भी राइट क्या था, अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी हुई नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर किस पे निर्भर है, मानसून पर। ऐसे में क्या होगा, जंगल पर निर्भरता है, तो जंगल पर अगर निर्भरता होगी वो खत्म हो जाएगी तो क्राइसिस क्रिएट होगी, राइट। तो वो भी राइट नहीं बचा। तो कैसा जीवन क्या है होता जा रहा है, इसी का हमें अध्ययन करना है वहां। हम्म आगे उसके बाद क्या हुआ, एक हेडिंग और होगी देखो। हाँ, किसे थी फिकार की आजादी। देखो, शिकार की आजादी किसे थी। तो जैसे अंग्रेज कहते थे, देखो ज्यादा जो जैसे जंगल में बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे बटेर है, छोटे छोटे जो उत्पाद हैं, उनको क्या करते थे यहाँ के लोग, खाने के लिए उनका शिकार करते थे। तो अंग्रेज क्या कर रहे हैं, उस पर बैन कर दे रहे हैं कि नहीं, तुम मोर का शिकार नहीं कर सकते, तुम इस पक्षी का शिकार नहीं कर सकते, इसको नहीं मार सकते हो। उनको बैन कर दिया है, और खुद शिकार किसका कर रहे हैं, शेर का कर रहे हैं। ये तुम भी शिकार कर रहे हो ना। तो लोग क्या कहे कि भाई ये गलत बात है, तो कहेंगे नहीं ये तुम्हें खा जाता है इसलिए हमने मार दिया। ठीक है, तो शिकार की लिखो, hunting laws were made that completely banned forest communities for hunting animals। शिकार के ऐसे कानून बनाए गए जिससे वनवासियों का जानवरों का शिकार करना पूरी तरह से बंद कर दिया गया। लिख रहे हो ना, hunting laws were made that completely banned forest communities for hunting animals। शिकार के ऐसे कानून बनाए गए जिनसे वनवासियों का जानवरों का शिकार करना पूरी तरह से बंद हो गया। बैंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज फॉर फ्रॉम हंटिंग एनिमल्स।
कि मतलब जो जंगल के वनवासी हैं, जो ट्राइबल हैं, वो शिकार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या है, उनकी आजीविका क्या थी, उन्हीं जानवरों पर निर्भर थी, राइट। उन्हीं जानवरों के उत्पाद पर इनकी निर्भरता थी। उन पर आपने क्या किया, बैन कर दिया, और खुद क्या करेंगे, शिकार करेंगे। अब लिखो आगे, बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन प्रिंसेस बेयर फ्री टू हंट एनिमल्स एंड फॉर स्पोर्ट। लेकिन अंग्रेज अफसरों और भारतीय राजाओं को शिकार करने की पूरी छूट थी। लेकिन अंग्रेज अफसरों और भारतीय राजाओं को शिकार करने की पूरी छूट थी। ट्राइब्स को कह रहे हैं कि आप शिकार मत करो। तो ट्राइब्स तो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे, वो शेर का शिकार नहीं करते थे, वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे अपनी फूड की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, राइट। और ये क्या कर रहे हैं, ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, तो उसको इन्होंने कंटिन्यू रखा। लिखो, बट ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड इंडियन प्रिंसेस बेयर फ्री टू हंट एनिमल्स फॉर स्पोर्ट। लिखो, हंटिंग वाज सीन अंग्रेजों की नजर में शिकार करना बहादुरी और वीरता की निशानी मानी जाती, वीरता की निशानी मानी जाती थी। देखो, हंटिंग वाज सीन एज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड heroism by the Britishers, symbol of bravery and heroism. Hunting was seen as a symbol of bravery and heroism by British. लिख लिया? तो इतना जल्दी लिख लेते हो, या तो तुम लिखते नहीं हो, या तो तुम्हारी स्पीड बहुत तेज है। अच्छा, तो रफ फेयर कॉपी हमको देखनी है तुम्हारी, लाए हो ना, करते हो ना? हाँ ठीक है, मतलब देखो, जो काम करो ईमानदारी से करना, ये चीज ध्यान रखना कि हमको मूर्ख नहीं बनाओगे, अपने आप को बनाओगे। कोई लोग, मतलब स्पेशली तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, किसी के साथ, ठीक है, मुझे कोई मूर्ख नहीं बना पाया। मुझे क्या है यार, तो पहले पढ़ोगे तो पहले खुद हो पाओगे, ठीक है। अंग्रेजों की नजर में शिकार करना क्या था, बहादुरी का काम था, कि हमने आज 10 शेर मारे। तो कोई आता था, अरे हम तो 15 मार दिए, तो वो ज्यादा बहादुर माना जाता था, ठीक है। शेर कह रहा बंदूक ना होती तब बताता। शिकार करने के लिए वो जो कार्बेट, जिम कार्बेट का नाम सुना है ना, उसने बहुत शेर मारे थे। तो वो, मतलब वहाँ एक शेर था जो उत्तराखंड में कार्बेट जो नेशनल पार्क है वहाँ, अ, वो क्या करता था, लोगों को मारता था, बहुत लोगों को मार डाला था। तो कम्युनिटीज ने शिकायत करी, तो वो अपनी टीम के साथ गया उसका शिकार करने। तो वो, मतलब 4-4 दिन एक एक प्लेस पर बैठे रहते थे वो, कि कभी इस प्लेस पर आता है वो, वेट करते थे, पूरी रात बैठे रहते थे कि आएगा तो शिकार करेगा। तो इतना आसान नहीं है। देखो, देखो, द गवर्नमेंट इवन गेव रिवार्ड्स
फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल गवर्नमेंट इवन गेव रिवार्ड फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर। बाघ जैसे जंगली जानवरों को मारने पर सरकार की तरफ से इनाम भी दिए जाते थे। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनाम भी खुद ही ले रहे हैं, शिकार भी कर रहे हैं, उसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो हमने मार दिया इसको, ये इतने लोगों को खा जाता, इसलिए मुझे रिवार्ड चाहिए इसका। और वही क्या कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी हैं, तो खुद को रिवार्ड दे रहे हैं वो लोग। फॉर किलिंग वाइल्ड एनिमल लाइक टाइगर्स। लिखो बिटवीन 1875 एंड 1925 ओवर 80,000 टाइगर बेयर किल्ड जस्ट एज रिवार्ड्स फॉर हंटर्स। सन 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ सिर्फ शिकारियों को इनाम देने के लिए मार दिए गए। टाइगर बेयर किल्ड जस्ट एज रिवार्ड्स फॉर हंटर्स। ठीक है, 1875 से 1925 के बीच 80,000 से ज्यादा बाघ सिर्फ शिकारियों को इनाम देने के लिए मार दिए गए। अब देखो क्या हो रहा है, अब एक हेडिंग क्या आएगी, अब सबके रोजगार चले गए, राइट, बहुत सारी क्राइसिस क्रिएट हो रही हैं। अब क्या होगा, और कौन सा परिवर्तन आएगा, हाँ लिखो, इसको हेडिंग बना लो, न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। अब क्या होगा, जैसे टिम्बर जो लकड़ियों की मार्केट थी वो तो पहले से थी, लेकिन क्या होगा, नए रूप में प्रस्तुत होगी, इतने बड़े पैमाने पर नहीं थी पहले। पहले क्या थी, छोटे छोटे यूज के लिए इस पे काम किया जाता था, जंगलों को काटा जाता था। अब क्या करेंगे, कॉमर्शियल लेवल पर यही होगा। देखो, लकड़ी का एक नया बाजार खड़ा हुआ, ए न्यू मार्केट फॉर टिम्बर इमर्ज्ड, ए न्यू मार्केट फॉर टिम्बर इमर्ज्ड, कामा क्रिएटिंग प्रॉफिट्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर एंड कंपनीज। लकड़ी का एक नया बाजार खड़ा हुआ, जिसने ठेकेदारों और कंपनियों जिससे ठेकेदारों और कंपनियों को खूब मुनाफा हुआ। देखो, लोकल पीपल इमर्ज्ड, कामा क्रिएटिंग प्रॉफिट फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स एंड कंपनीज, फॉर कॉन्ट्रैक्टर एंड कंपनीज। आगे लिखो, लोकल पीपल got low paying jobs as labor स्थानीय लोगों को लकड़ी काटने और लकड़ी के कारखानों में कम मजदूरी वाली नौकरियां मिली।
local people got low paying job as a labor in timber factories. लकड़ी के कारखानों में कम मजदूरी की नौकरियां मिली। और क्या होगा, इस समय क्या हो रहा है, और बागान एग्रीकल्चर डेवलप हो रही ना, तो वहां क्या होगा, बहुत लोगों को मजदूर क्या होगा, रोजगार मिलेगा। देखो, मेनी वेयर एम्प्लॉयड इन टी एंड कॉफी प्लांटेशन, कई लोगों को नए नए विकसित चाय और कॉफी के बागानों में मजदूरी करनी पड़ी। नए, क्या लिखा, कई लोगों को विकसित हो रहे चाय और कॉफी के बागानों में मजदूरी करनी पड़ी। तो नए व्यापार क्या खुल गए, लकड़ी के, चाय के, ये सब क्या है, नए व्यापार है ना, और इसमें क्या हुआ, रोजगार का सृजन हुआ। लिखो, द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस was created in 1864 to manage forest for commercial profit. सन 1864 में भारतीय वन सेवा बनाई गई। सन 1864 में भारतीय वन सेवा बनाई गई ताकि जंगलों से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। Service was created in 1864 to manage forest for commercial profit. देखो, The Imperial Forest Research Institute, the Imperial Forest Research Institute was set up in Dehradun. Research Institute was set up in Dehradun in 1906. 1906 में देहरादून में इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। सोचो, ये संस्थान कब बना, 1906 में, और अभी भी ये संस्थान क्या है, काम कर रहा है। इसका नाम क्या है, FRI। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉलेज है, यहाँ पर एक कॉलेज है, और जो पोस्ट होती है ना IFS की, एक IFS की होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, और एक होती है जो यहाँ PCF के थ्रू जाते हैं, वो लोग यहाँ ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है उन लोगों को। जो PCF के थ्रू फॉरेस्ट की पोस्ट हैं, जैसे ACF है, जैसे RFO है, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, जिसको हम लोग रेंजर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पोस्ट के लोग जो है, ट्रेनिंग उनकी ऑल इंडिया लेवल पर होती है तो यूपी की जॉब, लेकिन ट्रेनिंग उनकी 18 महीने की होगी, पूरे भारत में होती है। मतलब पहले उन लोगों की ट्रेनिंग उत्तराखंड में कुछ दिन होगी, कुछ दिन उन लोगों को ले जाएंगे गुजरात के जंगलों में, कुछ दिन मध्य प्रदेश के जंगलों में, कुछ दिन नॉर्थ ईस्ट ले जाएंगे, कुछ दिन वहाँ तमिलनाडु के सत्यमंगलम के जंगल में कराएंगे ट्रेनिंग। तो मतलब ट्रेनिंग उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। सोचो, भारत में इतने नेशनल पार्क हैं, नॉर्थ ईस्ट के सब नेशनल पार्क वार्क में सब घुमाते हैं पूरा। आप 5 लाख रुपए खर्च करके इतना नहीं घूम सकते हो जितना वो ट्रेनिंग में घुमा देते हैं। 18 महीने की ट्रेनिंग होती, नहीं घूम पाओगे तुम। और वो टीम के साथ घूमना अलग होता है, जहां और लोगों को अलाउ नहीं किया जाता जाने के लिए। वहां चूंकि ये ट्रेनिंग
ऑफिसर्स हैं तो इनको अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं वही जा पाते हैं। दीज न्यू सर्विस वेयर, ये नई सेवाएं जंगलों का प्रबंधन स्थानीय लोगों की भलाई के लिए, ये नई सेवाएं जंगलों का प्रबंधन स्थानीय लोगों की भलाई के लिए नहीं बल्कि भलाई के लिए नहीं कामा बल्कि व्यापार के लिए करने के मकसद से बनाई गई थी। These new service were meant to manage forests for business. These new service were meant to manage forests for business, comma, not for the welfare of local people. हमने क्या बताया कि उद्देश्य क्या था उनका, एक था, यहाँ ये जो भी काम कर रहे थे उसका उद्देश्य क्या था कि यहाँ की शासन व्यवस्था को एस्टेब्लिश बनाए रखना और ब्रिटेन को इसका लाभ पहुंचाते रहना। लिख लिया, बल्कि व्यापार करने के मकसद से बनाई गई थी। फॉरेस्ट फॉर बिजनेस, कामा, नॉट फॉर द वेलफेयर ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, तो ये चैप्टर भी खत्म हो गया। और कौन सा है, अगला चैप्टर क्या है? तो अब इसी की जो कोर बातें की हैं वही वन विद्रोह में लिखा गया है। तो वन विद्रोह कैसे होगा? वन विद्रोह कैसे होगा? फॉरेस्ट रिवोल्ट। फॉरेस्ट में विद्रोह कौन करेगा? जो फॉरेस्ट में रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि फेर विद्रोह करेगा वहां, वो तो करेगा नहीं। जो वहां इंसान रह रहे हैं वही विद्रोह करेंगे। और विद्रोह क्यों करेंगे? क्योंकि क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट में कुछ लोग रह रहे हैं, वहां क्या होगा, बाहर से इंक्रोचमेंट जब बढ़ेगा, लोग क्या है होगा, बाहर से अंदर प्रवेश करेंगे। और अंदर प्रवेश करेंगे, हमने क्या बताया, इनका क्या है, कम्युनिटी राइट है ना, कम्युनिटी राइट है। कम्युनिटी राइट का क्या मतलब होगा? सामुदायिक अधिकार। इनका क्या है? सामुदायिक अधिकार है। इनका क्या है? सामुदायिक अधिकार है। अब उन अधिकारों में क्या होगा, जब अंग्रेज क्या करेंगे, नए नए नियम बनाएंगे और उन पे थोपने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा, विद्रोह होगा वहां पर। राइट। इनके लिए क्या है, हमने क्या बताया, जल है, जंगल है और जमीन। तो जंगल से इनका क्या होता है, इनकी लाइवलीहुड, जीविका जुड़ी होती है। इनसे क्या होगा, लाइवलीहुड। जल से भी ये क्या होगा, बेसिक नीड्स है, इनकी बेसिक क्या है, नीड्स है। और दूसरा क्या है, फिशरीज के लिए जल से क्या करेंगे, ये मछली उछली पकड़ते हैं। तो तमाम तरह के, और जमीन पे इनका क्या है, कम्युनिटी राइट है। ऐसे में क्या होगा, जब इन पर अतिक्रमण होगा, जब ये फॉरेस्ट एक्ट बना देंगे और कहेंगे कि अब जंगल के उत्पादों का यूज आप लोग नहीं कर सकते हो, अब ये सरकार की संपत्ति है, रेलवे का एक्सपेंशन होगा, राइट, माइनिंग शुरू हो जाएगी जंगलों में, तो बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन होंगे। उन सब एक्सप्लॉयटेशन के केंद्र में क्या होगा, ये ट्राइब्स आ जाएंगे। तो ट्राइबल रिवोल्ट को क्या होगा, इससे उन्हें क्या लगेगा कि जंगल हमारा है और हमारा अधिकार है। ये बाहर वाले कौन होते हैं हमें बताने होंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे रिवोल्ट के लिए क्या होगी, पृष्ठभूमि बनने लगेगी। यहां से ये चैप्टर कल आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है, पढ़ के आओगे ना, कल तुम लोग पूछेंगे। और आज क्या रट के आना है,
झूम कल्टीवेशन को अलग अलग एरिया में क्या कहा जाता है? अब कहाँ कहाँ? इंडिया के अलग अलग स्टेट में, इंडिया के अलग अलग स्टेट में क्या कहा जाता है झूम कल्टीवेशन को, और वर्ल्ड में, ठीक है, विश्व में इनको क्या कहा जाता है अलग अलग। जैसे लदांग है, रे है, मिल्पा है, चेना है, तमाम नाम दिए जाते हैं अलग अलग। तो कहाँ कहाँ दिए जाते हैं कल मैं पूछूंगा, तुम लोगों को याद होना चाहिए। हाँ, श्रीलंका में चेना। इंडिया में क्या क्या नाम है, इसको अलग अलग क्षेत्रों में देख के आना, और वर्ड में याद करके आओगे, कहाँ पे मैं लिस्ट बना लेना इसकी, पक्का पूछेंगे बताओगे ना? तो इस चैप्टर को कल, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक दो चैप्टर, तीन चैप्टर कल खत्म हो जाएंगे। हाँ, जो पीछे वाला पढ़ा है वो भी पढ़ के आना है, और इसके बाद ये पढ़ के आना है नया चैप्टर। झूम एग्रीकल्चर को जब चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें लिखा है झूम एग्रीकल्चर को अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वो कई बार एग्जाम में आपके पूछता है कि इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है या मलेशिया में क्या कहा जाता है झूम कल्टीवेशन को, तो आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है, याद करके आओगे, ठीक है, चलो फिर।